रोशाने, तुम मुझे माफ़ कर दे। देख, मैं बहुत अज़ियत से गुज़र रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह से रोज़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, रोज़ अपने लिए मौत की दुआ करती हूँ, मगर मुझे मौत भी नहीं आती। अल्लाह मुझसे बिल्कुल नाराज़ हो चुका है। तू माफ़ करेगी तो वो भी मुझे माफ़ कर देगा। मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं इन 2 माह में बहुत अज़ियत से आ चुकी हूँ। कशमाला ज़ारों का तार होती हुई रुशाने के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैंने आपको माफ़ किया मम्मी, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। रुशाने यहाँ आने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा था वो ऐसा बोलेगी, मगर कशमाला की हालत देखकर रुशाने बोलती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। अब वो हाजिम को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी। रुशाने शमशीर जदोई की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। 1.5 साल में वो खुद काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। शमशीर जदोई के इशारे से बुलाने पर वो रुशाने के पास उसके करीब आई। मेरी रुबाब की बेटी। शमशीर जदोई रुशाने को गले लगाकर ज़ारों को तार रो रहा था। एक एक करके सभी कशमाला के कमरे से निकल चुके थे और वहाँ खामोश खड़े थे। शमशीर जदोई के बाद फिरोज जदोई ने रुशाने को गले लगाया। वो उससे माफ़ी मांगने लगा, जबकि दिलावेज परवैशा और आरजू के साथ ज़ैकम खामोश खड़ा ये मंजर देख रहा था। आज वो पहली बार उसे ज़ैकम की बीवी की हैसियत की बजाय रुबाब की बेटी समझकर मान दिया गया था। आप भी हाजिम कहाँ हैं? अब मुझे निकलना होगा। बड़े खान और ताई माँ इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। आरजू से दूसरे कमरे में लेकर आ गई ताकि दिलावेज परवैशा भी वहीं पर मौजूद थी। उसे यहाँ आए हुए 2 घंटे गुजर चुके थे। आधे घंटे पहले दिलावेज हाजिम को शमशीर जदोई के बुलवाने पर रुशाने के पास से ले गई थी। हाजिम को उसके बाबा अपने कमरे में ले गए हैं। अब तुम्हें हाजिम को लेने उसके बाबा के पास जाना पड़ेगा। दिलावेज की बात सुनकर और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रुशाने बिल्कुल खामोश हो गई, जबकि परवैशा और आरजू भी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें ना, सीरियसली काफ़ी देर हो गई है। रुशाने अब आरजू की मदद लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़ैकम के कमरे में जाने से गुरेज कर रही थी। तो तुम ऐसे डर रही हो जैसे हाजिम के बाबा सही तुम्हें पकड़ कर अपने कमरे में रख लेंगे। आरजू की बात पर दिलावेज परवैशा हंसने लगी। मैं क्यों बिला वजह डरने लगी? हाजिम के बाबा सही से अभी लेकर आती हूँ हाजिम को। दिलावेज और परवैशा को हंसता हुआ देखकर रुशाने आरजू से बोली। हाथ में हल्की सी लर्जिश के बाद उसने बेडरूम का दरवाज़ा ज़रा सा खोला। सामने बैठकर उसे हाजिम लेटा हुआ नजर आया। ये उसके सोने का टाइम था और वो बेड पर लेटा हुआ सो रहा था। वहीं दरवाजे से बाहर खड़े खड़े उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब कोई नज़र नहीं आया तो रुशाने ने आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुई, मगर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो पलटने पर मजबूर हुई। अपने कमरे में कौन इस तरह चोरी छुपी आता है? ज़ैकम कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ रुशाने के पास आया और अपना बाजू खोलता हुआ उसे हिसार में लेने लगा। साईं प्लीज़, मैं यहाँ हाजिम को लेने आई हूँ। रुशाने जल्दी से पीछे होती ज़ैकम से बोली। और हाजिम का बाप, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही तुम्हारी नज़र में? ज़ैकम अब उसके यूँ पीछे हटने पर बुरा मानता हो बोला। वैल्यू की बात मत करे साईं, वरना बहुत बात आगे तक जाएगी। रुशाने बोलकर पलटने लगी ताकि हाजिम को उठा सके, मगर उससे पहले ज़ैकम उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ कर चुका था। सारी उन बातों को ख़त्म कर दो रोशी, जिससे सिर्फ बात बढ़े। अब जबकि तुम मेरे कमरे में आ गई हो तो हम दोनों की बात बहुत आगे तक जाने दो। ज़ैकम बोलता हुआ उसके मज़ीद खुद से करीब करने लगा। मैं यहाँ पर मामी के बुलाने पर आई थी सही, अब मुझे जाना है प्लीज़। रुशाने आहिस्ता से अपना वजू छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, मगर अपने बाजू पर सख्ती देकर रुशाने ज़ैकम को देखने लगी, जिसे खामोशी से देख रहा था। माँ को माफ़ कर दिया तुमने, अपने नाना और मामू से शिकवे दूर कर लिए, मेरी बहनों से हंसकर बात कर रही हो, तो फिर मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रही हो? ज़ैकम खुद उसका बाजू छोड़कर रुशाने से पूछने लगा। इतना दुनिया के बदलने पर दुख नहीं होता, लेकिन वो शख्स जिसे आप अपनी दुनिया समझ बैठे वो बदल जाए तो बहुत दुख होता है। सही समझने के मुझे सबसे ज़्यादा दुख आपकी बेएतबारी ने दिया है। रुशाने के बोलने पर ज़ैकम उसे खामोशी से देखने लगा। गलत बात मत करो रोशी, बेएतबारी मैंने नहीं, तुमने भी मेरे साथ बरती है। जब हमारे फ्लैट में तैमूर खान आया था तुमने मुझसे कुछ नहीं बताया। वो हवेली में रात के पहर आया, माँ ने तुम पर सवाल उठाया, क्या मैंने इस वक्त तुम पर एतबार नहीं किया या फिर अपनी माँ का साथ दिया? नहीं, बल्कि उनके तुम्हारे खिलाफ बोलने पर उल्टा उनसे नाराज़ हुआ था। जब मैंने तुमसे पूछा कि माँ के बाद में कितनी सच्चाई है और क्या तुमने मेरा एतबार किया? नहीं, मुझे हर बात से लाइल्म रखा। सुबह सही है मुझे तैमूर खान का नाम लेने से गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैं खुद उस वक्त तुमसे पूछ रहा था तो क्या तुम्हारे सच बोलने पर गुस्सा करता? उस दिन जब माँ ने मुझे कॉल करके हवेली में आने को कहा तो गुस्सा मुझे तुम्हारे कुछ ना बताने पर और बेवकूफ़ बनने पर आया। मैंने बेएतबारी को जवाज़ बनाकर ना तुमसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया ना दूसरी शादी की, इसलिए तुम मुझे बेएतबार कहकर कटहरे में नहीं खड़ा कर सकती। और रही तुम्हें सज़ा देने की बात, तो वो मैं खुद भी तुमसे दूर रहकर सह चुका हूँ। ज़ैकम की वजाहत देने पर सोता हुआ हाजिम उठ चुका था। तभी रुशाने उसे जल्दी से गोद में लिया, वरना वो रोना शुरू कर देता। मैं दोबारा कोई वजाहत नहीं दूंगी सही। रुशाने हाजिम को गोद में लिया ज़ैकम से बोली। मैं तुमसे कोई वजाहत मांग ही कब रहा हूँ? जो गुजर गया है उसे फरामोश करके हमें एक दूसरे को देखना चाहिए, अपने बेटे का सोचना चाहिए। ज़ैकम रुशाने की गोद में हाजिम को देखता हुआ बोला, जो कि नींद में खलल पैदा होने के बायस अभी भी आंखें मसल रहा था। मुझे वापस जाना है साई, ताई माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। रुशाने के बोलने पर ज़ैकम उसे देखने लगा। अब तो मेरे और अपने अलावा हाजिम के साथ भी गलत कर रही हो। ज़ैकम की बात सुनकर रुशाने हाजिम को लेकर उसके कमरे से बाहर निकल गई।
प्याज की वजह से उसकी आँख खुली तो तैमूर खान ने साइड टेबल पर खाली जग को देखा। वो उठकर बैठ गया। उसकी नज़र सोती हुई ज़ाले पर पड़ी। कमरे में हीटर होने की वजह से कमरे का दर्जा हरारत कम था। वो सोफे पर अपनी गर्म शाल पाँव तक डाले सिमटी हुई लेटी थी। तैमूर खान अपना कम्फर्टर उतारता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी प्याज के फरामोश करके कम्फर्टर हाथ में लेता हुआ सोती हुई ज़ाले के पास आया। फिजियोथेरापिस्ट से ज़्यादा ज़ाले की कोशिशों का नतीजा था कि वो आहिस्ता से अब चलने के काबिल होने लगा था। फिजियोथेरापिस्ट के अलावा ज़ाले उसे खुद भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाती। वो थकने लग जाता तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद उसके साथ स्टेप करती। डॉक्टर की तजवीज़ करदा ट्यूब से उसके हाथ पाँव पर मसाज करती। उसके साथ खुद आहिस्ता आहिस्ता लॉन में चहलकदमी करती। वो ऊपर कमज़ोर दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी बाहिम्मत थी, ये तैमूर खान को अब अंदाज़ा हो रहा था। गरमाइश का एहसास फराहम होते ही ज़ाले ने आंखें खोलकर अपने ऊपर कम्फर्टर देखा। सोफे पर उसके सामने तैमूर खान बैठा उसी को देख रहा था। तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत थी खान? मेरी तो बस थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी। ज़ाले तैमूर खान को बोलती हुई उठने लगी। तैमूर खान ने उसे शानों से थमकर दोबारा लटा दिया। लेटी रहो, मुझे बेड पर सुकून नहीं मिल रहा, यहाँ तुम्हारे पास सुकून मिलेगा। तैमूर खान बोलता हुआ उसके सीने पर अपना सर रख चुका था, जिस पर ज़ाले एक पल के लिए सरपटाई। फिर खामोशी से तैमूर खान के शाने के गिर्द अपना बाजू हायल करती कमरे की छत को देखने लगी। क्या सोच रही हो? थोड़ी देर तक तैमूर खान यूं ही लेटा रहा। फिर ज़ाले से पूछने लगा, तुम्हारे अंदर जो तब्दीली रनमा हुई है उसके बारे में सोच रही हूँ। आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने फैसले में साबित कदम ना रहूँ? मत इतने अच्छे बनो खान, मेरे इतने करीब मत आओ। मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ज़ाले की बात सुनकर तैमूर खान ने सर उठाकर ज़ाले को देखा। वो भी उसी को देख रही थी। ये जानते हो भी कि तुम्हारी ऐसी बातें मुझे तकलीफ देती है, क्यों करती है तुम दूर जाने की बात? नो माँ, मैंने कितनी तकलीफ में गुजारे हैं, क्या मेरे लिए सज़ा काफ़ी नहीं? ज़ालिम मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, आखिर क्यों? तैमूर खान को उसको देखता हुआ पूछने लगा। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे वजूद में जान बाकी नहीं रही थी। तुम ऊपर से अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, बिखर गए थे। तब तुम्हें मैंने समेटा। अब जो तुम्हारा नया रूप सामने आया है, मुझे इससे दोबारा मोहब्बत होने लगी है खान। लेकिन ठीक होने के बाद अगर तुम दोबारा पुरानी जगह पर चल पड़े तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ऊपर से भी और अंदर से भी। मैंने तुम्हें समेट लिया था, मगर मुझे समेटने वाला फिर कोई नहीं होगा। अपने टूटने से, बिखरने से डर लगता है मुझे खान। ज़ाले की बात सुनकर तैमूर खान उठकर सोफे पर बैठा और ज़ाले को भी अपने साथ बिठा लिया। पुराना वाला खान इस एक्सीडेंट में ही मर चुका है ज़ाले। ये जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। मेरी बात याद रखना। ये तैमूर खान बेशक वो टूट जाएगा, मगर तुम्हें कभी नहीं टूटने देगा और ना ही तुम्हें खुद से कभी दूर होने देगा। तैमूर खान ने बोलने के साथ ही ज़ाले को अपने सीने में छुपा लिया। अच्छी बीवी का मिलना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता। मैं हैरान हूँ कि खुदा ने तुम्हें न जाने मेरे कौन से अव्वल के बदले मुझे अता कर दिया। मैं खुदा का शुक्र अदा करने के साथ साथ आज ये वादा भी करता हूँ कि आगे ज़िंदगी में तुम्हें अच्छा शौहर, अच्छा हमसफ़र बनकर दिखाऊंगा। तैमूर खान हल्की आवाज़ में ज़ाले के कान में सरगोशी कर रहा था। ज़ाले सर उठाकर देखने लगी तो तैमूर खान मुस्कुराने लगा। ऑक्सीजन की अहमियत रखती हो तो मेरे लिए ज़िंदगी में, अगर तुम मुझसे दूर होगी तो मैं कभी भी सांस नहीं ले पाऊंगा। तैमूर खान के बोलने पर ज़ाले अपना हाथ तैमूर खान के होंठों पर रख दिया, जिसे तैमूर खान ने चूमने के बाद ज़ाले को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। इन 3 माह में वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर सेहयाब हो चुका था, बल्कि उसकी शख्सियत में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। उसके बीमार रहने से लेकर अब तक ज़ाले उसके कमरे में शिफ्ट नहीं हुई। ये दूरी अब तैमूर खान को खुलने लगी थी। इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होने के बावजूद ज़ाले न जाने क्या सोचकर अपने अलग कमरे में रहती थी। तैमूर खान उसे किसी न किसी बहाने अपने कमरे में बुलाता। वो बगैर नखरे दिखाए उसके बोले सारे काम कर देती। तैमूर खान ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी बड़ी हुई शेव देखी। कल ही उसके कमरे की बेड कवर चेंज करते हुए ज़ाले ने उसे शेव बनाने को कहा था। तैमूर खान ज़ाले को याद करता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे हॉल में हाजिम के रोने की आवाज़ आई। तैमूर खान हॉल में मौजूद हाजिम के बाउंसर के पास आया तो रोता हुआ हाजिम तैमूर खान के आगे अपने हाथ बढ़ाने लगा। तैमूर खान को समझ गया कि वो उसके पास आना चाह रहा है, मगर चंद हफ्तों पहले ही रुशाने ने उसे सख्ती से मना किया था कि वह हाजिम को गोद में नहीं उठाया करे। किसी को सुनाई नहीं दे रहा, हाजिम रो रहा है। तैमूर खान बुलंद आवाज़ में बोला था कि वहाँ मौजूद कोई मुलाजिम हाजिम को उठाकर रुशाने को दे दे। आपको सुनाई दे रही है हाजिम की रोती हुई आवाज़, तो आप उठा लें। रुशाने किचन से बाहर आकर तैमूर खान को देखते हुए बोले तो तैमूर खान और हैरत से रुशाने को देखने लगा। अब खड़े होकर मुझे क्या घूर है, मेरा बेटा भी आपका मुंतजिर है। रुशाने के दोबारा बोलने पर तैमूर खान ने झुककर जल्दी से हाजिम को अपनी गोद में उठाया। हाजिम उसकी गोद में आकर खामोश हो गया था। रुशाने दोबारा किचन में चली गई। शक्ल में तो पूरा ही अपने बाप पर चला गया है। तैमूर खान की बात सुनकर रुशाने ने पलटकर उसे देखने लगी। मेरा मतलब है माशाल्लाह बहुत प्यारा और मासूम बेटा है तुम्हारा। रुशाने के देखने पर तैमूर खान जल्दी से बोलने लगा। तैमूर खान की बात का कोई जवाब दिए बगैर एक बार फिर वो किचन में जाने के लिए मुड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो बाप भी इतना बुरा नहीं है हाजिम का। रुशाने एक बार फिर पलटी और तैमूर खान के पास आने लगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं खान? रुशाने तैमूर खान के पास आती हुई उसे पूछने लगी। कहना नहीं, पूछना चाह रहा हूँ। हाजिम को देखकर इसके पापा की याद तो आती होगी तुम्हें? तैमूर खान हाजिम को गोद में उठाया संजीदगी से रुशाने से पूछने लगा। अच्छा, अगर याद आती है तो फिर क्या करेंगे आप? रुशाने ने अपने दोनों हाथ बांधकर तैमूर खान से पूछने लगी, जबकि रुशाने को देखकर हाजिम अपनी माँ के पास जाने के लिए हम करने लगा। चलो आज मैं तुम्हें और हाजिम को छोड़ाता हूँ हाजिम के बाबा के पास। वैसे भी ये काम मैंने ही बिगाड़ा था, तो अब मुझे ही संभालना चाहिए।
تیمور خان سنجیدگی سے اپنا ارادہ بتانے لگا تو رشا نے آگے بڑھ کر حازم کو اس کی گود میں دیا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جو بگڑے کام سنوارنے نکلے جائیں۔ میں کوئی گری پڑی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہہ دے اور میں خود ہی منہ اٹھا کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ رشا نے تیمور خان کو بولتی ہوئی حازم کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، تیمور خان منہ میں بڑبڑایا۔ ظالے بی بی کو ذرا میرے کمرے میں بھیجو۔ وہاں سے گزرتی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کر تیمور خان بولا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تیمور خان نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ظالے کو اپنے کمرے میں اس کے تمام سامان کے ساتھ شفٹ ہونے کا کہے گا، یقیناً اسی کے بولنے کے منتظر ہو، جیسے رشا نے دوبارہ اپنے شوہر کی آمد کی منتظر تھی۔ پر چھوٹے خان وہ تو اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہیں، بلکہ آج صبح ہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر تیمور خان ایک دم خاموش ہوا اور سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کٹلری سیٹ میں سے سب سے بڑی چھری نکالنے لگا۔ فون کرو اسے اور کہو خان نے فوراً بلایا ہے۔ تیمور خان ملازمہ کو حکم دیتا ہوا چھری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہے خان؟ ظالے گاڑی سے اتر کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر آئے۔ اسے راستے میں آتی ہوئی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ جی بڑی چھری لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا ہے، میرے دروازہ کھٹکانے پر بھی کھول نہیں رہے ہیں، آپ چل کر دیکھیں، میں زرین بی بی کو بلا لیتی ہوں۔ ملازمہ حواس باختہ ظالے کو بتانے لگی۔ اسی کے فون کرنے پر ظالے 10 منٹ کے اندر حویلی پہنچ چکی تھی۔ نہیں رہنے دو آنٹی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں، ضرورت پڑے گی تو بول دوں گی، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ ظالے بولتے ہوئے تیمور خان کے کمرے کے پاس آئی، دروازہ بجانے لگی۔ خان دروازہ کھولو۔ ظالے کے ایک بار کہنے پر دروازہ کھل چکا تھا۔ ظالے کمرے کے اندر داخل ہوئی، سامنے میز پر چھری اور فروٹ باسکٹ میں سے فروٹ کٹا ہوا دیکھ کر تیمور خان کو گھورنے لگی۔ کیا بچوں والی حرکت ہے خان، میں کتنے دنوں بعد اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی، یہ کون سا طریقہ ہے مجھے وہاں سے بلوانے کا؟ ظالے تیمور خان پر بگڑتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں بچوں والی حرکتیں تب کرتا رہوں گا جب تک تم اماں والی حرکتوں سے باز نہیں ہوگی، مجھے بتا کر نہیں جا سکتی تھی، میں کون سا روک لیتا؟ تیمور خان اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے بولا۔ تمہارا مطلب ہے میں تم سے پوچھ کر تمہیں بتا کر تمہاری اجازت لے کر جاتی؟ ظالے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر آئی برو چکاتی ہوئی تیمور خان کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بیوی ہو تم میری تو پھر مجھ سے اجازت لیتے ہوئے جھجک کیسی؟ تیمور خان اس کا شفاف چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جس کے بنا اب اس کا گزارا نہیں تھا۔ میں کیوں جھجکنے لگی؟ تمہاری باتوں اور حرکتوں سے فضول میں مجھے پریشان کر کے دیا۔ ظالے اسے شکوہ کرتی ہوئی بولی اور کمرے سے جانے لگی۔ تب تیمور خان نے اس کی پشت سے ظالے کو اپنے حصار میں لیا۔ ابھی میں نے وہ باتیں اور حرکتیں کی ہی کہاں ہیں جسے تم مجھ سے شرماؤ؟ تیمور خان نے بولتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے گال پر نرمی سے رکھے۔ مجھے شرماتا ہوا دیکھ کر تمہاری کون سی حسرت پوری ہونے والی ہے خان، پیچھے ہٹو، مجھے بیوقوفوں کی طرح فرمانا بالکل نہیں آتا۔ ظالے اس کا حصار توڑتی ہوئی بولی، مگر دوسرے ہی پل تیمور خان اسے کھینچ کر اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی دیوانگی دکھانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے خان تمہیں؟ اچانک چھوڑو مجھے۔ ظالے اس کے اس قدر جذباتی اقدام پر اچھی خاصی بوکھلاتی ہوئی زمین پر اپنے گرے ہوئے دوپٹے کو دیکھ کر تیمور خان کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کیے بنا اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تو آ ہی گئی تھوڑی بہت شرم؟ تیمور خان اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ظالے کا سوکھ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے چہرے پر جنگلی اگایا ہوا ہے نا، یہ چبھ رہا تھا مجھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا تم سے شیو بنا لینا، مگر میری تو کوئی بات ہی ماننی ہی نہیں ہے، تم نے اچھا ہی ہوگا جو میں تمہیں چھوڑ کر دور چلی جاؤں۔ ظالے اپنی شرم ظاہر کیے بنا تیمور خان پر سارا ملبہ گراتی ہوئی اسے دھمکی دینے لگی۔ ورنہ دور جانے کی دھمکی مت دیا کرو میری جان، تمہارے خان کا مضبوط دل اس معاملے میں بالکل کمزور ہے، وہ تمہاری دوری بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ ایک بار پھر بستر سے لگانا چاہتی ہو اپنے خان کو؟ تیمور خان اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے کر پوچھنے لگا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس کمزور دل کو تھوڑا مضبوط بناؤ، جاؤ جا کر شیف بنو۔ ظالے ایک بار پھر اس کا حصار توڑتے ہوئے بولی۔ تیمور خان سے بولی، بڑی ہوئی شیف سے تمہیں پرابلم ہے، شیف تم ہی چبھتی ہے، اس لیے تم ہی بنا دو، ورنہ مجھے تو یوں ہی مجنوں بنے رہنے کا پسند ہے۔ تیمور خان بولتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ظالے تیمور خان کو گھورنے لگی۔ جس کے لیے تم مجنوں بنے ہوئے ہو وہ تمہیں اپنے بیٹے کا ماما بنا چکی ہے۔ ظالے تیمور خان کے پاس آ کر اسے مذاقاً بولی، یقیناً اس کا اشارہ رشانے کی طرف تھا۔ خان کیا کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ ظالے واش روم میں شیف کٹ لینے جانے لگی، اس سے پہلے تیمور خان اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ پہلے بتاؤ کس کے لیے مجنوں بنا ہوا ہوں میں؟ سختی سے کلائی پکڑے ہوئے وہ بہت نرمی سے ظالے سے پوچھنے لگا، جس پر ظالے کو ہنسی آ گئی۔